शहनामा.com में आप सबका खैर मकदम है। ख़ास करके आज हमारे एक बहुत ख़ास मेहमान हैं जिनका ताल्लुक़ लखनऊ से था, लेकिन अब वो डबलिन आयरलैंड में है। उनका नाम सिराज जैदी साहब है और उनका ताल्लुक़ जो है सहाफ़त से और फिल्म के मैदान से है। वो आयरलैंड में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे हैं और वो हिंदुस्तानी फिल्मों और यहाँ की जो सकाफत है उसके एक तरह से एम्बेसडर हैं और वो वहाँ उसके फेस्टिवल करते हैं और वो काफ़ी मसरूफ रहते हैं इस सिलसिले में, काफ़ी क्रिएटिव हैं। आज हम उनसे एक मुख्तसर सी बात करेंगे कि उनको कुछ याद दिलाएंगे लखनऊ की गलियाँ और लखनऊ के महल्ले, टोले, कूचे, बाजार, और उनसे पूछेंगे कि वो आयरलैंड में उनको कैसे मिस करते हैं। आपका खैर मकदम है सिराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कीमती वक्त हम जैसे मामूली लोगों को दिया, जिसके लिए हम आपके मशहूर और ममनून हैं। आप ये फरमाइए पहले तो कि आपका ये सफ़र लखनऊ से कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ और कितना अर्सा आपको आयरलैंड यानी डबलिन में हो गया है? जी, सबसे पहली बात तो मैं मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने मुझ जैसी नाचीज को इतना समझा। और मैं तो यही समझता हूँ कि हर इंसान अल्लाह की नज़र में हर एक बराबर है और हम सब जो हैं वो किसी न किसी जरिए से दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के सफर में मसरूफ हैं। और बस ये सफर शुरू हुआ हुजूर, मैं क्या कहूँ आपसे, जिंदगी का जब एक क्रिटिकल स्टेज होती है हर एक नौजवान की जिंदगी में कि भाई क्या करना है जिंदगी में, क्या बनना है। कॉलेज खत्म हो रहा है, पढ़ाई खत्म हो रही है, डिग्री हो गई है, अब क्या सफर तय करना है। तो लखनऊ शहर जैसे कि आपका ताल्लुक और हमारा सबका ताल्लुक लखनऊ जैसे शहर से है जहाँ के ऊपर हर चीज एजुकेशन से लेके, कल्चर से लेके और मीडिया इंडस्ट्री, हर चीज अपने शबाब पे थी। मैं 80 के दौरान की बात कर रहा हूँ जब मैं कॉलेज में था, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में मैं पढ़ा और पूरी तालीम मेरी लखनऊ प्राइमरी क्रिश्चियन कॉलेज, फिर सेंटिनियल स्कूल, उसकी दूसरी हाई सेकेंडरी ब्रांच, फिर क्रिश्चियन कॉलेज, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी की ब्रांच। तो वहां पर ये था एक माहौल घर का कुछ ऐसा था। हम लोग वजीरगंज में रहते थे और हमारे वालिद साहब सेक्रेटरीट में एक अच्छी पोस्ट पे थे, अंग्रेजों के साथ काम करते थे। जब मैं हुआ, हम लोग माशाल्लाह से बड़ी बड़ी फैमिली थी, 9 लोग थे हम लोग। तो जब मैं सबसे यंग जब मैं हुआ तो वो रिटायर हो चुके थे और होने वाले थे शायद 1-2 साल में, तो उनका ज्यादा दखल नहीं रहता था मेरी जिंदगी में। लेकिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई क्या आप? कहने लगे देखो अब फील्ड तो बहुत ये जो है वसी है और हमारे खानदान में कभी कोई ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, तुम्हारे सारे बड़े भाई बहन जो हैं वो सब साइंस के स्टूडेंट हैं, तो तुम भी साइंस ही पढ़ो। तो मैंने भी साइंस ली और बीएससी किया, बैचलर ऑफ साइंस जिसे कहते हैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरा कुछ माहौल जो वहां पर था हमारे उस जमाने में, वो थिएटर, ड्रामा, हमारे एक लखनऊ में ड्रामा होता था वाजिद अली शाह करके, सिकंदर मिर्जा साहब करते थे, उनसे मेरी उसमें मुझे उन्होंने कहा कि आप आइए, मैं आपको जनरल आउटरम का अंग्रेज का रोल दूंगा, तो आपको अगर शौक है ड्रामा करने का। मैंने आउटरम का रोल किया तो मुझे शौक था थिएटर करने का। उसमें फिर रामलीला भी होती थी, मैं रामलीला में राम का रोल करता था, तो बड़ा मजा आता था वो सब करने में। उसी को देखते देखते फिर ये हुआ लखनऊ टेलीविजन के ऊपर कुछ चांस मिला, एक आध ड्रामे किए लखनऊ टेलीविजन के ऊपर। वहां लोगों ने कहा कि भाई ये तो अगर आप बहुत इसमें हैं तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए और करियर बड़ा अच्छा है और बंबई तक सफर है इसका और ये वो। खैर वो सब बातें अपनी जगह थी, लेकिन ये जो एक दिल में और घर में एक वो हलचल मची हुई थी कि भाई ये कौन सी जगह जा रहा है, ये किस डायरेक्शन में बंदा लड़का बिगड़ जाएगा वहां जाएगा। तो ये सब हमारे पुराने कल्चर की बातें होती हैं। तो मैंने कहा नहीं देखिए, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। तो मैंने कहा देखिए नसीरुद्दीन शाह साहब भी हैं, हमारे ओमपुरी साहब भी हैं, ये सब ड्रामा स्कूल के पढ़े हुए नौजवान हैं और देखिए क्या शान से कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। उस जमाने में एक फिल्म आई थी जुनून, आपको याद होगा, लखनऊ में बनी थी, शूटिंग भी बनी जी, वो श्याम बेनेगल साहब की। तो वालिद साहब ने देखी फिल्म, कहने हाँ भाई फिल्म तो बड़ी जबरदस्त बनाई है श्याम बेनेगल ने। तो मैंने कहा अब देखिए नसीर साहब ने जो रोल किया है, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, कहने लगे उसके लिए फिर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तो मैं दिल्ली आ गया
दिल्ली आया तो दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए ट्राई किया। वो कंपटीशन बहुत था वहां, जो पवा हुआ चलता था, जोर चलते थे नेताओं के, हमारा कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। तो वहां हमारे एक साहब थे, लिटिल थिएटर कंपनी कहलाती है दिल्ली में, मंडी हाउस में, वो लंदन में काम करते थे पहले। तो कहने लगे अगर आपके भाई वहां हैं, मैंने कहा जी जी मेरे भाई डॉक्टर हैं वहां, कहने आप उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए वहां आपका एडमिशन करा दें किसी ड्रामा स्कूल में। अब मैं वहां से फिर एक साल मैंने वैसे उसी साल म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट्स, जी जी, लैम्डा जो है यहाँ का बड़ा अच्छा स्कूल है जी, आपने वहां तालीम हासिल की? वहां से तालीम मैंने हासिल करी, तो वो बस 4 साल वहां गुजार दिए। फिर बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज में एक हमारे दिल्ली के ब्रॉडकास्टर होते थे मनोज वाजपेयी और रमा पांडे। जी जी, रमा पांडे जो थी वो भी ब्रॉडकास्टर थी। वो कहने लगे अरे तुम इंडिया से हो, लखनऊ से हो, आओ हमारे साथ काम करो। तो वो अपने शो में, झनकार उनका शो होता था रेडियो का, उसमें मुझे उन्होंने एज ए आउटसाइड कंट्रीब्यूटर काम दे दिया। अब बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज में जब गया तो मैं बहुत लोगों से वहां मुलाकात हुई, शशि कपूर आते थे वहां और ये सब लोग इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब काम करते थे, सीनियर जर्नलिस्ट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये भी एक लाइन है। और वालिद साहब ने कहा कि देखो अगर हो सके फिल्मों से कतराओ थोड़ा सा और इसमें मीडिया में काम करो, ये बड़ी डिग्निफाइड जॉब है, ये डिग्निफाइड पोजीशन है, सहाफत का काम है एंड ऑल दैट। तो मैं पैरेलल लेके चला। शौक तो मुझे था परफॉर्मेंस आर्ट का और मैंने परफॉर्मिंग आर्ट, और ये का दिल में ये था कि एक दिन मुंबई जाके अपनी किस्मत आजमानी है जैसे पूरी दुनिया करती है और पूरा हिंदुस्तान करता है मैं कहूंगा। तो एक कशिश थी, एक खिंचाव था बंबई से। लेकिन बस किस्मत कहते हैं जिसे, उसको कोई बदल नहीं सकता जिसे कहना चाहिए। तो हुआ यही कि मैं लंदन में 4 साल मैंने काम किया उनके साथ। उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गया वापस। बॉम्बे में मुझे कुछ मिजाज समझ में नहीं आया, भाग दौड़ वहां की स्ट्रगल, वहां के लोगों का बर्ताव। अब हम लखनऊ वाले, हमारा मिजाज अलग है, हम लोग उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से दूसरे लोग बेगैरती से अपने आप को बेचना और ये सब लड़कियों हो रहा है, ये मुझे अजीब सा लगा ये सब चीजें। तो हम लोगों का मतलब, मैंने भाई अपने हिसाब से लोगों से कांटेक्ट किया, अपॉइंटमेंट बनाने की कोशिश करी, अपॉइंटमेंट बनाए, वहां बैठे नहीं है नहीं लोग, फिर 3-3 चक्कर लगा रहे हैं। मैं कहा ये भाई मेरे समझ में, शहर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वापस लंदन आ गया। फिर मैं लंदन आ गया तो वहां से फिर एक दावत मिली मुझे यहाँ डबलिन आने की। यहाँ एक थिएटर फेस्टिवल होता है बड़ा अच्छा हर साल। तो कहने लगे आप उसकी थोड़ा सा अगर कर सकते हैं रिपोर्टिंग वगैरह, यहाँ एक प्रोग्राम बना सकते हैं 1 घंटे का उसके ऊपर। मैंने कहा मैं कभी गया नहीं, वो तो वॉर होती है वहां। कहने लगी वो नॉर्दर्न आयरलैंड में होती है, वहां नहीं होती है। डबलिन बड़ा सुकून का शहर है, कैपिटल है, आप वहां जाइए। खैर मैं उनके कहने से वहां चला, यहाँ आ गया। अब जब मैं यहाँ आया तो बड़ा मतलब मुझे नफीस लगा, लखनऊ की तरह लोग लगे मुझे यहाँ, बड़े शरीफ लोग, अच्छे, अंग्रेजों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अंग्रेजी बोलते हैं सब कुछ। लेकिन जब तो करीबी है लंदन से, बिल्कुल करीब, और लेकिन इनकी हिस्ट्री है 600 साल अंग्रेजों ने इनके ऊपर राज किया। जी आयरिश है सब, ये सब नॉर्दर्न आयरिश जो है 6 काउंटीज जो है अभी भी ब्रिटिश के पास हैं। और वो नॉर्दर्न आयरलैंड है, वो नॉर्थ में है ऊपर की तरफ, जैसे हमारा कश्मीर है हिंदुस्तान में। तो अब ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो था 26 काउंटीज का, बड़ा दिलचस्प मुल्क। इसमें मुझे लगा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं और बड़े मतलब मिलनसार और शराफत इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर अंग्रेजों ने वही दबा के वो करा, गुर्बत रही। 80s में भी यहाँ पर बहुत गुर्बत थी, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था, यूरोप का सबसे अंडर डेवलप्ड मुल्क कहलाता था ये। लेकिन उस जमाने में एक अच्छी चीज ये हो रही थी कि ये यूरोप को ज्वाइन कर रहे थे, ईयू को, इकोनॉमिक ईयू जिसे कहते हैं, ये यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, उसको इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो इससे इनके हालात जो थे वो चेंज हो रहे थे, चेंज हो गए जी। उसमें मुझे बड़ा दिलचस्प आया कि भाई पॉलिटिकली, वैसे भाई ने कहा तुम अपना मुस्तकबिल जो है वहां बर्बाद कर रहे हो, डबलिन में कोई मुस्तकबिल नहीं है और स्पेशली इस लाइन में। अब हुआ ये कि मैं वाहिद एक हिंदुस्तानी समझ लीजिए या एशियन समझ लीजिए जो ट्रेन क्वालिफाइड बंदा था इस फील्ड में। तो इन लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये लड़का भाई कहाँ हिंदुस्तान से यहाँ आयरलैंड में क्यों बसा हुआ है। तो इन्होंने मुझे थोड़ा छोटा मोटा काम टेलीविजन में देना शुरू किया। उससे मुझे बहुत मतलब, एक इनका सीरियल चलता था ग्लेन रो, वो रूरल सीरियल था, उसमें उन्होंने छोटा सा मुझे टर्किश वेटर का रोल दिया।
वो मैंने किया तो बड़ा मजा आया मुझे, इनका जो स्केल था काम करने का और स्टैंडर्ड काम करने का एंड ऑल दैट। बस वहीं से हमारा सफर शुरू हो गया डबलिन के काम का, समझिए। तो बस ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट मिला, उससे फिर एक थिएटर प्रोजेक्ट इन्होंने, गवर्नमेंट का फाइनेंस प्रोजेक्ट था, वो दिया मुझे साल भर का यंगस्टर्स को ट्रेन करने का। कहने लगे आपने ट्रेनिंग लंदन से की। अच्छा, उस जमाने में बड़ा दिलचस्प वाकया होता था कि जो कुछ आयरिश भी उसको बड़े फक्र से देखते थे और ऊंची निगाह से देखते थे जो लंदन से या यूके से क्वालिफाइड होके आता। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इनमें भी था वही, लेकिन लोग बड़े अच्छे थे। तो मैंने कहा बस हम थोड़ा सा यहीं बसते हैं और देखते हैं। तो बस किस्मत थी और ये हुआ कि यहीं बस गए। आपने तकरीबन 8 या 10 फिल्में की हैं। जी हाँ, जी हाँ। ड्रामे और फिल्म्स कितनी तादाद होगी? तकरीबन यही होंगी 15-16। मैंने ज्यादा फिल्में, क्योंकि यहाँ पर मुझे काम मेरे मुताल्लिक रोल जो हैं वो लिमिटेड है, लेकिन जितने टेलीविजन सीरियल मैंने यहाँ बड़े बड़े हैं, ग्लेनरो हुआ, फेयर सिटी हुआ, रेड रॉक हुआ, ये यहाँ के आयरलैंड के नेशनल टेलीविजन सीरियल है, इसमें मैंने बहुत अहम रोल किए हैं। कभी हुआ द बेल आउट, यहाँ पर हुआ ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, तो यूरोप ने इनको बेल आउट किया वो करके। उसमें एक निगोशिएटर था मोदी, वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का चेयरमैन होता था, वो इंडियन था बैकग्राउंड, वो रोल मुझे मिल गया। तो इत्तेफाक से टेलीविजन तो मैंने काफी किए, फिल्में भी की, जो भी फिल्में यहाँ होती थी, बड़ी बड़ी फिल्में करी मैंने हॉलीवुड की। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि यहाँ पर अमेरिकन का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आयरिश अमेरिकन बहुत हैं यहाँ। मतलब उनकी जो फैमिन टाइम था उसमें लॉट ऑफ अमेरिकन आयरिश अमेरिका में मूव करे। तो जिस तरह से इंडियन पाकिस्तानी यूके में बसे हुए हैं, उसी तरह अमेरिका में बहुत आयरिश बसे हुए हैं, 40 मिलियन। उनके लिए तो घर है ये, वो वापस आते रहते हैं। तो बहुत सी अमेरिकन फिल्में यहाँ बनती हैं, और उसके लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने इनको इंटेंसिव भी दे रखे हैं थोड़े से। तो जो भी अमेरिकन फिल्म यहाँ पर शूट होती है उसमें मुझे काम मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो वो भी मैंने काफी करी फिल्में। अच्छा, इंडिया में नहीं जी मैंने कहा कि इंडिया में भी एक दिलचस्पी तो थी, और मैं जाता रहता था बॉम्बे। एक साल मैं गया बॉम्बे, वहां पर पता चला संजय खान साहब शूट कर रहे थे सीरियल कॉल टीपू सुल्तान। तो वो उसमें उन्होंने बुलाया मुझे टीपू सुल्तान के लिए कि उसमें हैदर अली का रोल आप करेंगे। मैं कहा बहुत अच्छा है, मैं करूंगा। वही सिस्टम उनका 6 महीने हो गए वहां, मतलब उनके ऑफिस के चक्कर काटते काटते। मैंने कहा भाई साहब एक स्क्रिप्ट तो दीजिए मुझे, जो मैं ट्रेन क्वालिफाइड बंदा हूं, मैं सिस्टम से चलता हूं, मैं इस तरह से आपके ऑफिस की चाय पीते पीते थक चुका हूं, आप आपके असिस्टेंट से गप्पे मारते हैं बैठ के बाहर। तो मैंने संजय साहब से कहा, तो संजय साहब कहने लगे नहीं ये देखिए यहाँ तरीका ऐसा ही है, अभी कुछ पता नहीं कि कब शुरू होगा। अरे मैंने कहा पता नहीं तो फिर मेरी जिंदगी तो निकल रही है हाथ से मेरे। तो खैर मैं फिर वापस छोड़ छाड़ के उसको चला आया। तो ये एक इंडिया में काम करने का मुझे बहुत दिल वो था। हुआ ये कि फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि यहाँ पर इंडिया में इंडियन कम्युनिटी भी बढ़ रही थी थोड़ी सी, तो मैं इनके कल्चरल शो वगैरह, दिवाली के, ईद के वगैरह के स्टेज पे शो करने लगा। तो ये कहने लगे कि दैया आपका ताल्लुक इससे है, आप क्योंकि इस लाइन के हैं, तो हमें फिल्में जैसे लंदन में चलती हैं सिनेमा में, आप कुछ कोशिश करके यहाँ भी इस फिल्में चलवाइए। तो फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन में आ गया। यशराज के ऑफिस से मेरे राब्ता हुआ, उनके सबके ऑफिस लंदन में थे। मैंने कहा देखिए आप लोग सब वहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिल्में, और वो बहुत बड़ा रेवेन्यू है, जिसे कहते हैं ओवरसीज रेवेन्यू हमारी फिल्मों का। वो ओवरसीज रेवेन्यू में उन्होंने कहा अच्छा ये टेरिटरी तो नई टेरिटरी है बिल्कुल, वहां तो हमको मालूम ही नहीं था कि आयरलैंड में भी अपने लोग रहते हैं। मैंने कहा नहीं रहते हैं, अच्छे खासे कुछ हजार लोग हैं और जो फिल्में देखना चाहते हैं। तो फिर मैं जो था उस की तरफ से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर में यहाँ पर थोड़ा सा स्टैब्लिश हो गया। और फिर बड़ा दिलचस्प काम ये हुआ कि एक तरफ तो एक्टिंग का काम चल ही रहा था छोटा मोटा, ये एक नई फील्ड मुझे दिखी, उसमें बड़ा मजा आया डील करने में लोगों से, कभी कभी स्टार से, कभी कभी डायरेक्टर से। अच्छा ये लोग लंदन आते थे तो मैं जाता था मिलने, भाई फिल्म प्रीमियर हो रहा है लंदन में, तो मुझे बुलाते थे। हर डिस्ट्रीब्यूटर आता था, क्योंकि वो उनका मार्केट का वो एक टूल है कि जब प्रीमियर करो तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाओ, उनको फिर। तो ये सब बड़ा मतलब दिलचस्प काम शुरू हो गया मेरे लिए। वो उसने मेरा सफर। तो आप हर साल या एक साल छोड़ करके जो आप फेस्टिवल करते हैं इंडियन फिल्म्स का,
तो ये किस नौइयत का होता है? यानी इसमें ये फेस्टिवल जो है आयरलैंड में जो आप कर रहे हैं, ये इसमें हिंदुस्तानी फिल्मसाज भी जाते हैं और एक्टर्स भी जाते हैं, जैसे मुजफ्फर अली साहब भी गए थे और श्याम बेनेगल साहब भी गए थे और तिवारी जी भी गए थे। तो ये कै साल बाद होता है? हर साल करता हूं मैं हुजूर इसको। मैं अभी तो जब तक दम में दम है मैं कोशिश करूंगा हर साल करता रहूं। इस वक्त इस साल 12वां साल है। सिर्फ कोरोना में मैंने ऑनलाइन किया, लास्ट ईयर नहीं हुआ। और इस साल हाइब्रिड हो रहा है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म जो है वो लाइव है सिनेमा में और एक दूसरे थिएटर में, लेकिन बीच का काम जो है इंटरव्यूज वगैरह का और जो भी कुछ है सिलसिला वो सब ऑनलाइन होगा। तो नहीं, ये हुआ ये कि जब फिल्में जो थी थिएटर में चल रही थी, फिर ये इंटरनेट का मसला शुरू हो गया। 12 साल पहले क्या हुआ कि फिल्में इंटरनेट पे हांगकांग से रिलीज होने लगी पायरेटेड। तो लोगों ने सिनेमा में आना छोड़ दिया क्योंकि उनको एक्सपेंसिव पड़ता था कि भाई कौन जाए, कार पार्क करे, खाना खाए, फिर टिकट ले। तो लोग इंटरनेट पे फिल्में देखने लगे। उसमें मेरी बठिया बैठ गई क्योंकि उसमें हुआ ये कि भाई फिल्म मैं चली, अब मैं खरीद लूं फिल्म टॉप पे, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस दे रहा हूं, सिनेमा हायर कर रहा हूं, तो आई एम ऑलरेडी डाउन, माई मीटर इज डाउन बिफोर आई रिलीज द फर्स्ट शो। अब वो उसमें मतलब ये कि नुकसान हुआ मुझे कई फिल्मों में। बहुत बड़ी फिल्म थी एक, बादशाह बासु अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म, पता नहीं नाम भूल रहा हूं मैं, वो मैंने खरीदी टॉप प्राइस के ऊपर, पता चला वो एवरेज फिल्म थी, वहां 5 लोग बैठे हैं सिनेमा में। अरे मैंने कहा ये क्या हो गया, तो पता चला कि ये तो इंटरनेट पे रिलीज हो चुकी है फिल्म। तो उस वक्त फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं कुछ फेस्टिवल टाइप की चीज करता हूँ, इसको बंद करता हूँ काम को। तो फिर मैंने डेडिकेटेड फेस्टिवल करना शुरू किया 2010 से। तो कुल मिला के ये कि अपने 12 फेस्टिवल होगा इस बार 12वां, और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल पड़ा इसका। और ये है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, इंडियन एम्बेसी भी सपोर्ट करती है, तो हो जाता है काम कुछ मिला के। देखने वालों सुनने वालों को हम ये बता दें कि ज़ैदी साहब CEO एंड फाउंडर ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ आयरलैंड हैं और वो हिंदुस्तान की फिल्में और यहाँ के जो कल्चर है उसको वहाँ प्रमोट करते हैं और उसकी काफ़ी इसमें मसरूफियत होती है। बहरहाल आप एक और हिंदुस्तानी फिल्म में भी थे जिसमें श्याम बेनेगल की फिल्म थी, जिसमें आप कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी के रोल में थे गालिबन। जी हाँ। वो हुआ ये कि जी वो संविधान एक सीरियल बना रहे थे 10 एपिसोड का। जी हाँ। तो कहने लगे, श्याम बाबू कहने लगे कि उसमें काम है, आप करेंगे? मैंने कहा अरे नेकी और पूछ आप बुलाइएगा। कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी का रोल था आपका। जी आप ये बताइए कि लखनऊ की गलियों में वापस आइए आयरलैंड और डबलिन से, कि लखनऊ को आप कितना मिस करते हैं और यहाँ आपके और हाली मवाली और अहबाब दोस्त कौन लोग थे और क्या आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं लखनऊ का? लखनऊ में आप 19 साल रहे जी पैदाइश के बाद से। जी पैदाइश के बाद से मेरा पूरा ताल्लुक वजीरगंज में, हमारी पत्थर वाली गली में हमारा घर था, छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं कहूंगा, यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ा था, यहाँ के जिस तरह यूरोप में घर होते हैं। तो वो छोटी रानी की कोठी के पीछे हमारी छोटी सी कोठी लगती थी और उसमें हमारे मोहल्ले में वजीरगंज में जो हमारी पूरी जो हमारे दोस्त अहबाब थे, और गोलागंज का मोहल्ला, उसके साथ महमूद आबदी जैसे हमारे आपके दोस्त हैं कॉमन, वो सब तो गोलागंज नाम कमा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत उम्दा प्रोग्राम पेश करते हैं और बहुत मेहनत, बहुत अच्छा। उन्होंने कल्चरल बाजार के नाम से शुरू, बहुत माशाल्लाह से वो बड़े टैलेंटेड। उनके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो नेता थे जी। तो उनका नाम था आबदी साहब, कांग्रेस के नेता थे वो। तो घर आते थे वो, वालिद साहब से उनकी दोस्ती थी क्योंकि वालिद साहब का भी ताल्लुक सेक्रेटरीट में पॉलिटिशियन से होता था। तो उस जमाने मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना तो पॉलिटिक्स में ना एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन यस, ये लखनऊ का एक अपना मजाज है, एक वहाँ के जो अपना सबसे चीज जो है लखनऊ की सिधापत और लोगों के अंदर मिलनसार, वो चीज जो है दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो लोगों के अंदर से काफी तब्दील हो गया है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेशन किया है, जो जिसका असर हमारे कल्चर पर और जबान पर बहुत पड़ रहा है। लेकिन अभी भी बहरहाल दूसरे शहरों से बहुत बेहतर है और थोड़ा सिला रहमी से लोग मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं और थोड़ा सा अहमियत देते हैं चीज़ों को। तो ये है। अब आपका और प्रोजेक्ट्स क्या हैं अभी फिलहाल पाइपलाइन में? आपका ये जो फेस्टिवल है, मैं बता दूं
कि 22 से 25 अक्टूबर के दरमियान ये फेस्टिवल होगा, जिसमें अब कोई यहाँ से जा रहा है? वर्चुअल तो है ये? नहीं, इस बार कोई नहीं जा रहा, अभी भी ट्रैवलिंग की कंडीशंस काफी सख्ती है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शंस हैं जी रिस्ट्रिक्शंस हैं काफी। तो इस बार ओपनिंग फिल्म मैं कर रहा हूँ, फरहान की फिल्म है तूफान। इनके खानवादे से मेरा अच्छा खासा ताल्लुक है, शबाना से और इनके भाई बाबा से। बाबा की एक फिल्म थी पिछले साल मीर रक़्सम, जो मैंने ओपनिंग करी थी। तो मेरी बात हो रही थी शबाना से, तो बोली कि फरहान की फिल्म देख लो, अगर तुम्हें पसंद आए तो तूफान अच्छी फिल्म है। तो तूफान से फिर बात हुई, फिर उनके ऑफिस से बात, तो उससे ओपनिंग कर रहा हूं मैं। और ठीक ही है फिल्म वो। तो 22 से 25 अक्टूबर के दरमियान में कितनी फिल्म्स होंगी, एक अंदाजा? दस्तावेजी फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और फीचर है? ओके, तो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं आपको, अपने सामाइन को, कि स्ट्रक्चर ये है कि फीचर फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, सबसे ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एंड लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग अपना ये जो हमारा हैंड टेक्नोलॉजी है आज की, इसके ऊपर फिल्में बन रही हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और लोग देख रहे हैं। तो आधे घंटे से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा शॉर्ट फिल्में हैं, फिर डॉक्यूमेंट्रीज हैं और फिर फीचर फिल्म्स हैं। तो तकरीबन 20-25 फीचर फिल्म्स हैं। दिलीप साहब को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उनकी 4 फिल्में लग रही हैं जी फेस्टिवल में। और क्लोजिंग फिल्म जो है वो मैंने दिलीप साहब के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम रखा है मैंने, उनको विदा करने के लिए, कि उनको फाइनली मुगले आजम दिखा रहा हूं मैं। और मुगले आजम मेरी पहली फिल्म थी फेस्टिवल में, 2010 में जब शुरू किया था, तो 12 साल के बाद दोबारा मैं मुगले आजम लगा रहा हूँ दिलीप साहब की वजह से। और उनकी कई फिल्म, 4 फिल्में हैं, रोज उनकी एक फिल्म चलेगी ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन होगा। और थिएटर में सिर्फ तूफान चलेगी, और उसके बाद तूफान भी ऑनलाइन चलेगी 4 दिन। और उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और सबसे अहम चीज है इंटरव्यू। इस बार मैंने क्या किया है कि फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द रिलीज ऑफ द फिल्म देयर इज अ होल प्रोसेस, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री इन दैट सेंस कि आप किसी मुद्दे के ऊपर सोचते हैं कहानी बनाने के लिए, वहां से लिया है मैंने कि स्टार्ट फ्रॉम द स्टोरी बनाइए। जैसे हादी हसन रुस्वा साहब ने स्टोरी लिखी, मुजफ्फर भाई ने उसको पिक किया, वहां से काम शुरू हुआ। स्टोरी से लेके स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, म्यूजिक, उसके बाद रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो गो होल गैमेट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो मैं इसमें इस बार कवर कर रहा हूं, उन लोगों के साथ जुड़ के जो लोग इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो उनके सारे इंटरव्यू, हमारी फेस्टिवल की जो इंटरव्यूअर हैं नाजमीन चौधरी, तो नाजमीन ने यूके में बेस्ड हैं, वो भी खुद रेडियो करती हैं और लॉयर भी हैं, उनकी दिलचस्पी है इसमें। लास्ट ईयर भी नाजमीन ने काफी इंटरव्यूज किए थे हमारे साथ। ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट एक सेक्शन है लास्ट फेस्टिवल के वेबसाइट का। इस बार तो एक वो सेक्शन है, बहुत अहम सेक्शन है इसमें सबको, मतलब कोई अगर नहीं जानता है कि भाई ये फिल्में कहाँ से आती हैं, कौन लिखता है, क्या स्क्रिप्टिंग है, कैसे शूटिंग होती है, फिर कैसे डायरेक्शन होती है, फिर कैसे परफॉर्मेंस होती है। आदिल अमान साहब का इंटरव्यू किया है, जो कि पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग पढ़ाते हैं और हेड हैं एक्टिंग के, तो वो पुराने ताल्लुकात उनसे निकले हमारे, तो उनका इंटरव्यू किया है कि एक्टिंग क्या चीज होती है, एक्टिंग कहाँ से शुरू होती है, कौन करता है, कैसे होता है। उसके बाद ये कि उसके बाद जब फिल्म बन जाती है तो फिर उसको एडिट कौन करता है। तो एडिटिंग जो है एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है फिल्म मेकिंग का, क्योंकि फिल्म्स आर मेड 3 times, फर्स्ट ऑन स्क्रिप्ट, ऑन पेपर, सेकेंड ऑन शूट एंड थर्ड ऑन एडिटिंग, एडिटर्स टेबल, पोस्ट प्रोडक्शन। जी, पोस्ट प्रोडक्शन। तो वो 3 स्टेजेस के ऊपर थर्ड स्टेज पे फिल्म जो है वो कंप्लीट होती है जाके। वो पूरा मैंने कोशिश करी है लोगों को बताने की और दिखाने की कि देखो भाई इसमें ये नौजवानों के लिए जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है और किस सेक्शन में उनका इंटरेस्ट है। कोई जरूरी नहीं है कि आप हीरो ही बने और पर्दे के सामने ही दिखें, पर्दे के पीछे भी बहुत काम है और बहुत टैलेंट। तो ये मैंने कोशिश करी है। फिर एक सेक्शन हमारा है ट्रिब्यूट का। एक साल में काफी लोग हमें दुनिया से छोड़ के चले जाते हैं, और वो बहुत गए हैं। जी, इंडस्ट्री से बहुत लोग गए हैं इस साल, हर साल जाते हैं, वो तो है ही। पिछले साल उनका सरोज खान का मैंने किया था ट्रिब्यूट, और काफी लोगों का ट्रिब्यूट किया था। इस बार भी ट्रिब्यूट का सेक्शन है, और काफी लोगों की जिंदगियां जैसी रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, कितना वक्त उनका गुजरा है, वो सेक्शन है। तो फेस्टिवल कुल मिला के
इट्स अ फ्लेवर ऑफ द इंडस्ट्री, आप कह सकते हैं कि अगर कोई 3-4 दिन हमारे साथ जुड़ेगा ऑनलाइन या देखता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिल्म, एंड उसके बाद उसके अलावा मेरा पर्सनली जो मुझे मोहब्बत है वो हमारा जो डांस, क्लासिकल डांस सेक्शन जो है इंडिया का, जो कि फिल्मों में अडॉप्ट किया गया है एज अ यूनिक थिंग. नो इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड वुड हैव such of dance sequences that we have. Sometime out of context, but most of the time in the context, I would say. Or especially the classical element, like growing up in पैसरबाग and भातखंडे, और ये जो माहौल था हमारा जहाँ हम रिहर्सल वगैरह करते थे, तो वहां पर एक कथक का इंस्टीट्यूट भी चलता था जहां पर कथक डांसर्स जो लड़कियां सीखती थी. तो मुझे मतलब टेकिंग फ्रॉम वाजिद अली शाह दैट एलिमेंट एज वेल, I'm still interested in promoting that aspect. तो एक सेक्शन वो भी है, डांस का भी सेक्शन है, and that element is also there कि वीडियोस हैं डांसर्स के जो मैंने कमीशन किया है इन वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट को. इंडिया से 2 हैं, एक छत्तीसगढ़ से हैं श्वेता पड्ढा, और एक दिल्ली से हैं दक्षिणा मिश्रा, क्लासिकल डांस. क्या है कि काफी बच्चियां जो हैं वो काम करना चाहती हैं इंडस्ट्री में और टैलेंटेड हैं, लेकिन वो हालात की वजह से या मुख्तलिफ रीजंस की वजह से बम्बई न जा पाती हैं. जी. ये कि बहुत बातें करने का बहुत दिल चाह रहा था, अभी तो आपसे हुई बातें, लेकिन देखिए वक्त बिल्कुल कम है, और हम इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे. हमारी तरफ से shairnama.com की तरफ से आपका जो फेस्टिवल हो रहा है 22 से 25 अक्टूबर तक, उसके लिए मेरी ख्वाहिशात हैं, और फिर आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया. शुक्रिया. इंशाल्लाह हाजिर रहूंगा जब भी आप फरमाइश करें. इंशाल्लाह. नवाज़िश, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया.